हेलो दोस्तों, लेके आए नया वीडियो साइनसॉइडल ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेटर के बारे में बात कर रहे हैं। ऑसिलेटर जो हमने पढ़ा था अभी इसके जस्ट पहले वाला चैप्टर नेगेटिव फीडबैक के बारे में पढ़ा था। अब हम जो पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव फीडबैक मैंने बताया था ऑसिलेटर में इस्तेमाल करते हैं, और एक चीज़ और उस चैप्टर में नहीं बताया था ताकि आपको थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं कंफ्यूजन ना हो जाए। तो उस चैप्टर के बाद इस चैप्टर में फॉर्मूला होता है पॉजिटिव फीडबैक का, ए वी एफ इजकल टू ए वी अपॉन 1 माइनस एम वी ए वी। निगेटिव फीडबैक में यहाँ पॉजिटिव हुआ करता था, लेकिन नेगेटिव, ठीक है, निगेटिव फीडबैक में ये फॉर्मूला हुआ करता था, लेकिन जब पॉजिटिव फीडबैक की बात करेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक के बारे में बात करेंगे, फॉर्मूला यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। ए वी इक्वल टू ए वी 1 माइनस एम वी ए वी। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते थे, सेक्रीफाइस फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस फैक्टर। ठीक है, इस वाले पोर्शन को, लेकिन ठीक है, इस वाले को भी बोलते हैं सेक्रीफाइस फैक्टर, लेकिन एम वी और ए वी को यहाँ विशेष नाम दिया गया है। कब विशेष नाम दिया गया है, जब ये इक्वल टू 1 हो जाए। इक्वल टू 1 क्यों होगा मैं बताऊंगा आगे इसी चैप्टर में। ठीक है, ठीक है ना, इसका अलग नाम हो जाता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ये था हमारा नेगेटिव फीडबैक, ये था हमारा पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव में नेगेटिव साइन लगता है, नेगेटिव में पॉजिटिव साइन लगता है डिनोमिनेटर में। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब साइनसॉइडल ऑसिलेटर के बारे में हम बात करते हैं। साइनसॉइडल ऑसिलेटर होता क्या है, किसे कहते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसका लॉसेस क्या है, सब देखते हैं। पहले बात करते हैं ऑसिलेटर। साइनसॉइडल ऑसिलेटर मतलब ऐसा ऑसिलेटर जो साइन वेव दे। ऑसिलेटर साइन वेव भी देता है और नॉन साइन वेव भी देता है। नॉन साइनसॉइडल वेव भी होता है, जो स्क्वायर वेव होता है, रेक्टेंगुलर वेव होता है, वो सब साइन वेव नहीं होता है। साइन वेव क्या होता है, ओनली द सर्कुलर वन, दैट इज अ साइन वेव, दैट इज अ साइन वेव। ठीक है, दैट इज अ कॉस वेव। ठीक है, ये सब मैथ में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना। तो ये साइन वेव होता है। साइनसॉइडल वेव इसी को बोलते हैं। नॉन साइनसॉइडल वेव क्या होता है, या तो ऐसे हो जाए या तो ऐसे हो जाए। ये स्क्वायर हो गया, ट्रायंगुलर वेव हो गया। ठीक है, जो साइनसॉइडल वेव नहीं होगा नॉन साइनसॉइडल वेव होगा, स्क्वायर वेव या ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, साइनसॉइडल वेव होगा साइन वेव के फॉर्म में, जो एसी अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में चलता है। ठीक है, चलिए इसके ये था ऐसा डिवाइस टू जनरेट अ साइनसॉइडल वेव ऑफ अ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। किसी भी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए साइनसॉइडल वेव का जनरेट करना ही क्या होता है, साइनसॉइडल ऑसिलेटर होता है। किसी फ्रीक्वेंसी को अगर किसी मतलब डीसी दिया, सबसे इंपॉर्टेंट ऑसिलेटर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बिना इनपुट के काम करता है, बिना एक्सटर्नल इनपुट के काम कर रहा होता है। कैसे देखेंगे, स्टार्टिंग में ट्रिगर करने के लिए थोड़ा सा एनर्जी चाहिए होता है, उसके बाद नहीं चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद नहीं चाहिए होता है। ठीक है, बस ट्रिगर स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा कनेक्शन देने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए। तार से जोड़ देते हैं, इनपुट देते हैं, फिर इनपुट हटा लेते हैं, जब वो फीडबैक जो है काम करना स्टार्ट हो जाता है। पढ़ेंगे सारे कुछ पढ़ेंगे डिटेल। इसका इस्तेमाल क्या होता है, रेडियो रिसीवर में होता है, रेडियो ट्रांसमीटर में होता है, ऑडियो ट्रांसमीटर में होता है, कंप्यूटर्स में होते हैं, माइक क्या से बोलते हैं, मदरबोर्ड में होता है, आईसीज में होते हैं, कैलकुलेटर्स में होते हैं, जीपीएस सिस्टम में होते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यू हैव अराउंड यू, all that have this type of oscillator as there। ठीक है, थर्मामीटर में जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं उसमें होते हैं, जो डिजिटल क्लॉक होती है उसमें होते हैं, सेल फोन में होते हैं। दिस ऑल आर यूज इन आवर सेल फोन। ठीक है, कुछ तो इस्तेमाल होते हैं सिक्योरिटी पर्पज से, वो उसका उनके एप्लीकेशन से। आइए पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होता है कि जो साइनसॉइडल वेव प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है कि हम तक कैसे पहुंचता है, तो ऑसिलेटर से होके गुजरता है, फिर हम तक पहुंचता है, या हम जो बोल रहे होते हैं धीरे से उसको एम्पलीफाई करके ऑसिलेटर के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क,
मोबाइल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, आपका सेल फोन है, ये आपका सेल फोन है, ठीक है। चलो ऐसे बना दी। अब क्या होता है, यहाँ टावर है, ये टावर है, इस टावर से सेल फोन आप हमेशा कनेक्ट रहता है, हमेशा क्या करना रहता है, कनेक्ट रहता है। कनेक्ट रहने के लिए इसमें टावर दिखाता है ऐसे, ठीक है। जब कनेक्शन लूज होता है तो इसमें नेटवर्क कम हो जाता है, जब कनेक्शन फुल्ली रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, तो इसमें फुल नेटवर्क रहता है, ठीक है। यानी जब भी हम कुछ बोल रहे होते हैं तो इसी जो हमारा आवाज़ है वो ऐसी इसी 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 वेव से, ये जो हमारा वेव है, ये हमारा साउंड है, और ये जो सीधी लाइन गई हुई है, जो सीधी लाइन गई हुई है, इसको बोलते हैं कैरियर वेव, कैरियर वेव, ठीक है। कैरियर वेव जो हमारे साउंड को कैरी करके ले जा रही है, जो हमारे साउंड को कैरी करके ले जा रही है। तो भाई हवा में जाएगी तो उड़ जाएगा, उसको क्या करता है, फर्स्ट एम्पलीफाई कर देता है और वहाँ तक ट्रांसमिट, ठीक है। और इसी टावर से मान लो ये वाला बंदा भी, ये वाला बंदा भी क्या है कि इसका फ़ोन भी है, आपने इसको फ़ोन लगा, इस टावर से होके ये वाला भी इससे कनेक्ट है, ठीक है। आपने जो बोला इस टावर से होके इसको ऐसे 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 आपने जो बोला उसको सुनाई देगा, ठीक है। तो ये इसने क्या क्या ट्रांसमिट किया, इसने रिसीव किया, फिर इसने जो बोला उस टावर से होके यहाँ सुना दिया। कहने का मतलब क्या है कि रास्ते बने होते हैं ऑलरेडी, बस हमें इस घर से इस घर जाना होता है, ठीक है। और ये चौराहा होता है, इस चौराहे से होके सारे रास्ते आते हैं। बात समझ में आई। गाड़ी क्रॉसिंग, ये तो क्रॉसिंग एयर में होता है, तो एयर में बहुत ऊँचा टावर लगाया जाता है जो कि इसको, ठीक है, हम जो बात करता है हमेशा कनेक्ट रहता है, क्योंकि हमारे मोबाइल में हमेशा नेटवर्क क्या रहता है। फ्लाइट मोड करते हैं तभी हम कॉल करते इसको तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये रास्ता तो था लेकिन रास्ता यहाँ कट गया, इसको पता है इसको फ़ोन करना है कि इसको फ़ोन करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हम जो है ठीक है इस्तेमाल कर रहे होते। तो ये जो हमारा कैरियर वेव है, ये कैरियर वेव क्या है, ये हमारा ऑसिलेटर तो है, ऑसिलेटर से निकलने वाला वेव, ऑसिलेटर जो है कि डीसी की वजह से, इसमें डीसी देते हैं, जब एसी नहीं देते, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, डीसी पे काम करता है। जनरेटर लगा के डीसी दे रहे हैं, डीसी देने में क्या होता है, जब डीसी देते हैं क्या होता है कि ये रोड तो तैयार हो गया, जैसे लाइट कटती है टावर की तो ये कनेक्शन जो होता है ये वाला ख़त्म हो जाता है। खत्म होता है, हमारे फ़ोन में नेटवर्क रहने, हल्का फुल्का नेटवर्क रहने के बाद भी कॉल नहीं लग पाता है, ठीक है। जैसे बीएसएनएल का गांव किसी गांव में क्या है, बीएसएनएल का लाइट कट जाएगी तो नेटवर्क चल जाएगा, नेटवर्क क्यों चल जाएगा, लाइट कट के ये बंद हो जाती है, मेन चीज़ यहाँ से कनेक्शन टूट जाती है, तो रास्ता ब्लॉक हो गया, हम कुछ ही बोलेंगे यहाँ तक टावर मिलेगा नहीं, टावर को नहीं मिलेगा, टावर दूसरे को ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ये होता है मोबाइल नेटवर्क, इसी पे काम करता है। ये जो यहाँ पे काम कर रहा है ऑसिलेटर की वजह से होता है। डीसी वोल्टेज को एसी में ऐसे 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 वेव पे, उसको क्या बोलते हैं, कैरियर वेव जो होता है उस पर डाल देता है। और ये कैरियर वेव क्या करता है कि हमको यहाँ से इस पे इसको भेजता है, इस पे फिर यहाँ पे हमारे आवाज़ को बिना आवाज़ के लॉसेस के हमको मिलता है, ठीक है, बिना आवाज़ के लॉसेस के हमको मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि आवाज़ में घनघनाहट या सरसराहट होती है, क्यों होती है, ये रास्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, चलते फिरते रहते हैं तो कभी यहाँ पे आवाज़ आती है, वहाँ पे नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, यहाँ पे जो है कि रास्ता सही था, अब जहाँ चल जाएंगे रास्ता चेंज होता जाएगा, क्योंकि मोबाइल साथ एक धागा टाइप का बना होगा, तो जहाँ चल जाएंगे यहाँ हवा कम होगा, तो यहाँ हवा तेज चल रहा हो तो नहीं सुनाई देगा, यहाँ हवा कम होगा तो सुनाई दे रहा होगा, वेव थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हमारा कैरी वेव डिस्टर्ब हो जाता है, चले जाता है। एज अ ट्रॉली है, ये क्या है, ट्रॉली है, ठीक है। हमारा सामान ये है और सामान इस घर से निकल रहा है, ये हमारा वेव जो है सामान है, और ये कैरियर वेव जो होता है ऑसिलेटर से निकलता है। ये हमारा बेसिकली काम करता है मोबाइल टावर से। मैंने समझाया था आपको, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसको इस पर चढ़ाते हैं तो मॉड्यूलेशन करते हैं, फिर इसको उतारते हैं तो डीमॉड्यूलेशन करते हैं, डीमॉड्यूलेशन करके फिर यहाँ मोबाइल पे भेजते हैं। मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, उसकी एनर्जी को बढ़ा देना, डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या, उसकी एनर्जी घटा के उसको चढ़ा देना, भेज देना। इस सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस पर अब हम बात करते हैं, ठीक है। ऑसिलेटर ये था साइनसोइडल ऑसिलेटर। ऑसिलेटर बेसिकली दो होता है, ठीक है। ऑसिलेटर जो होता है दो तरह के होते हैं, एक डैम्प ऑसिलेटर होता है, एक अनडैम्प ऑसिलेटर होता है, ठीक है। अनडैम्प और डैम्प में क्या अंतर है, वैसा ही जैसे फैथफुल एम्पलीफायर और अनफैथफुल एम्पलीफायर दोनों में बताया था। फैथफुल में क्या होता था, उसका जो होता है एम्पलीफाई ऐसा करता है कि एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। और अनफैथफुल में क्या था, घटती जाती है एनर्जी। सेम यहाँ पे वही है। अनफैथफुल का मतलब यहाँ पे क्या है, डैम्प्ड है, और फैथफुल का मतलब क्या, अनडैम्प्ड है, ठीक है। उसका देखिए मैं सब बता रहा हूँ आपको, चलिए, ठीक है। साइनसोइडल ऑसिलेटर के क्या और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या होता है फ्रेंड्स, अल्टरनेटर और ऑसिलेटर, ठीक है। अल्टरनेटर क्या काम कर रहा होता है
ये भी जो है कि फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर रहा होता है, लेकिन कितनी फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है? 50 हर्ट्ज, ओनली 50 हर्ट्ज। और ये कितना जनरेट कर सकता है? 10 से लेके 1 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है, 10 हर्ट्ज से लेके 1 मेगाहर्ट्ज तक हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी दोनों जनरेट कर सकता है। इसकी रिलायबल है इसकी फ्रिक्वेंसी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, लेकिन इसका फिक्स होता है, इसका चेंज नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है? रोटेटिंग पार्ट होता है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। इसमें रोटेटिंग पार्ट होने से वियर एंड टीयर हो जाता है, लेकिन इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होने को इसमें वियर और टीयर नहीं होता, साइलेंटली काम करता है, क्योंकि रोटेटिंग पार्ट नहीं है, ये साइलेंटली काम नहीं करता, क्योंकि रोटेटिंग पार्ट है। ये हाई फ्रिक्वेंसी है, लो फ्रिक्वेंसी है, क्यों? क्योंकि वाइड रेंज है इसका रेंज बस कॉन्स्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, इसको इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो जनरली क्या हम इलेक्ट्रिकल का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, इसको क्या इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? वेव इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। अल्टरनेटर एंड ऑसिलेटर मैंने बता दिया, बुक्स में दिया था, इसलिए मैंने बता दिया, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर आगे के लिए चैप्टर में पढ़ते हैं डैम्प और अनडैम्प ऑसिलेटर। फ्रेंड्स ये फिगर है, ये है अनडैम्प ऑसिलेटर। अनडैम्प ऑसिलेटर का फिगर आपके सामने दिख रहा है। क्या है कि हम कोई भी या करंट दे रहे हैं, इसी करंट अल्टरनेटिंग करंट या कोई वोल्टेज दे रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग में बढ़ रहा होता है, एम्पलीट्यूड इसका यह होता है, फिर धीरे धीरे एम्पलीट्यूड घटता जाता है, और ऐसा टाइम आता है जिसमें वो जीरो हो जाता है, ठीक है। जीरो में मतलब अल्टरनेटिंग करंट क्या जीरो हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के डैम्प को क्या ऑसिलेटर क्या बोलते हैं? अनडैम्प ऑसिलेटर। उसमें कोई लॉसेज होते हैं। लॉसेज क्या होते हैं? रेजिस्टिव लॉसेज होगा, इंडक्टिव लॉसेज होगा, कैपेसिटिव लॉसेज होगा। मोस्टली जो होता है इम्पिडेंस होता है, इम्पिडेंस का लॉस होता है। तो लॉस धीरे धीरे एनर्जी खपत एनर्जी लेता जाता और धीरे धीरे उसको खत्म कर देता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? इस डैम को अनडैम करना है। अनडैम मतलब जो एनर्जी खपत हो रहा है उसको रोकना है। तो उसको रोकने में क्या करते हैं हम कि जितना ये वाला एनर्जी लेता है, जितना मतलब वो लॉसेज हो रहे हैं हर साइकिल पे हम उतना ही ज़्यादा जो है कि एनर्जी दे दें, ठीक है। उतना ही एनर्जी इसको दे दें, इस वेव को दे दें। यहाँ पे जो दिए उसको यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है? इम्पिडेंस की वजह से। इम्पिडेंस रेजिस्टेंस जो होता है ऑसिलेटर में जो भी इक्विपमेंट लगाते हैं उसमें जो लॉस होता है हीट लॉस की वजह से, पावर लॉस होने की वजह से, तो जो लॉस कम होता है तो हर साइकिल में चेंज होता है। उसको क्या करते हैं? हर साइकिल में हम क्या है उतनी एनर्जी दे रहे होते हैं। तो हर साइकिल में एनर्जी कैसे देंगे? तो उसको देते हैं पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क से, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क से क्या होता है कि वो डैम्प से अनडैम्प हो जाएगा, और जो अनडैम्प होगा तो कैसा फिगर होगा? उसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा। अनडैम्प ऑसिलेटर में फिगर आप देख रहे हैं, जो एम्पलीट्यूड यहाँ, एम्पलीट्यूड यहाँ, एम्पलीट्यूड यहाँ, एम्पलीट्यूड यहाँ, एम्पलीट्यूड यहाँ, एम्पलीट्यूड यहाँ। मतलब एम्पलीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। उसकी जो इंटेंसिटी वो कांस्टेंट क्योंकि इसमें हम एनर्जी दे रहे होते हैं। एनर्जी कैसे दे रहे होते हैं? तो हम टैंक सर्किट्स दे रहे होते हैं। टैंक सर्किट क्या होता है? टैंक सर्किट में जो होता है उसका फिगर अभी मैं ड्रॉ करता हूँ, टैंक सर्किट से देते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप एनर्जी लॉस क्यों नहीं हो रहा है? टैंक सर्किट ही इस्तेमाल करते हैं। टैंक सर्किट से क्या होता है कि उसके जो है कि एनर्जी को सप्रेस करता है, उसकी एनर्जी को जो भी लॉस होता है उतना ही अमाउंट में, जो सेम जितना लॉस हो रहा है उतना ही अमाउंट में उसको एनर्जी दे देता है। कांस्टेंट हमको क्या है? फ्रिक्वेंसी मिलता है, ठीक है। इसलिए इसका हम ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम डैम्प ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है। हर जगह वहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलिए फिगर देखते हैं फ्रेंड्स। फिगर देखिए, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 एंड फिगर नंबर 4। सारे फिगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। एक फिगर को मैं समझाने जा रहा हूँ। हमने पहले स्विच ऑफ ऑन किया था, हमने एक इंडक्टेंस लगाया था जिसका वैल्यू L है, जिसको हेनरी में जिसका यूनिट हेनरी होता है। एक कैपेसिटर का भी इस्तेमाल किया, जिस कैपेसिटर का C है, जिसको यूनिट फैराड होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूनिट की वजह से इसको हम क्या माइक्रो फैराड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। LC समझ में आ गया? चलो ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, नीचे में नेगेटिव प्लेट है। यानी पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है। ये नेगेटिव चार्ज यानी इस वाले प्लेट का इलेक्ट्रॉन यहाँ जा चुका है, तो नेगेटिव है, यानी एक्सेस अमाउंट में क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहेगा, डायरेक्ट तो खुद नहीं पाएगा, डायलेक्ट्रिक होने की वजह से तो इस रास्ते को अपनाएगा। लेकिन यहाँ पर तार ओपन है सर, एस जो है स्विच को इंडिकेट कर रहा है, स्विच ओपन, इसलिए यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? फिगर नंबर 1 का स्टोरी खत्म। जब ये फुल्ली चार्ज हो रहा है, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताऊंगा। अभी स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, इसलिए इसमें कोई करंट नहीं जा रहा। सेकेंड केस, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करने के बाद ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया। इस पूरा डिस्चार्ज होकर इस वाले कॉइल को वो क्या मैग्नेटिक चार्ज कर देता है, मैग्नेटिकली उसको क्या चार्ज कर देता है। मैग्नेटिकली चार्ज होने से क्या होता है कि इसमें क्या एनर्जी स्टोर होता है, वो एनर्जी क्या होता है? मैग्नेटिक एनर्जी होता है,
ठीक है। और एनर्जी कैसे फ्लो होता है, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जंप करेगा और जब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव प्लेट से निकलता है, इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव निकलता है। तो नेगेटिव फेज ऑफ लाइन किधर होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। इसलिए करंट को यहाँ दर्शाया नहीं गया है, इसलिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फेज ऑफ लाइन ऐसे होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फेज ऑफ लाइन ऐसे फ्लो होगा और इसको मैग्नेटिकली इसको जो है चार्ज करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें रेडिएशन भी होता है। रेडिएशन करने का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो कोई लोहा रखे हैं, ये मैग्नेट हो गया, इसको अट्रैक्ट करेगा, हल्का ही अट्रैक्ट करेगा लेकिन अट्रैक्ट करेगा, उसी बोलते हैं रेडिएशन। दूर रखी चीज़ को जब कोई चीज़ अट्रैक्ट करे बिना उसको छुए तो उसको बोलते हैं रेडिएशन, क्योंकि इसका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा है, दूर से जितना इसकी इंटेंसिटी हो उतना ज़्यादा होगा, दूर काफ़ी दूर तक होता है, लेकिन उसको हमें फील नहीं होता क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन थोड़ा तो रेडिएशन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक सर्किट की वजह से हो गया। दूसरा क्या है, उसका रेडिएशन से लॉस हो गया, ठीक है। तो ये बता, कुछ लॉस होने के बाद फिर से क्या होता है कि अब सारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें से यहाँ चला आता है, ठीक है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन पूरा ऊपर चला जाता है और ऊपर क्या करता है कि उसको नेगेटिव कर देता है, नीचे पॉजिटिव कर देता है। मतलब अब इलेक्ट्रॉन क्या है, फिर से डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होने से क्या हो गया कि ऊपर वाले को नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव करे, जबकि इस वाले के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव था, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका पोलैरिटी चेंज हो गया। पहले करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, लेकिन अब करंट ऐसे फ्लो होगा। यानी जस्ट एक बार इलेक्ट्रॉन कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर जब चार्ज होने के बाद जब डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब जब ये डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होने के बाद जब फिर से चार्ज होता है तो उसका पोलैरिटी क्या होता है, चेंज होता नहीं, वो 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वजह से क्या है कि करंट यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इसको मतलब चार्ज किया, मैंने नेगेटिवली चार्ज किया, उसके बाद इसको लॉस पूरा ये जो है कि इलेक्ट्रिक न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के जब ये न्यूट्रल होता है तब ये मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे जाता है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बहुत मैक्सिमम तब होगा जब ये यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं, कैपेसिटर न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। पूरा एनर्जी पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, पूरा बहुत ज़्यादा हरकत में जाता है। तो ये हाई इंटेंसिटी तब होता है इसका, जब ये इलेक्ट्रॉन, जब कैपेसिटर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। फिर ये क्या करता है, इधर से इधर के रास्ता तो उधर जाने के लिए, फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, अपने मैग्नेटिक फील्ड को कम करता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब फिर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से फोर्स वाले फेज में, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जा रहा होता है तो कुछ बीच में एनर्जी लॉस होती है कुछ देर के लिए, जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से आ रहा होता है फुल्ली, जब ये होता है तो ये फुल्ली क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। फिर इस फेज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो जाता है। मैंने इसको प्लस माइनस इसलिए किया था कि आपको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहा है और करंट किधर किधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या फुल्ली ये डिस्चार्ज हो गया, तब ये फ्री इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जब ये फुल्ली चार्ज होता है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से होता है वो कम हो जाता है, यानी जो इंडक्टर जो कॉइल में एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक तो मेरा माइक ख़राब हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया। ये चीज़ें हैं, ये फिगर 4, फिगर 3, फिगर 2, फिगर 1 ऐसा ही काम करता है हमारा क्या, टाइम सर्किट या ऑसिलेटरी सर्किट, जिसको बोलते हैं टाइम सर्किट। ये टाइम सर्किट का फिगर था। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ये होता है डीसी चार्ज, लेकिन इसको क्या करता है, एसी देता है। एसी देने का मतलब क्या है, कैसे मालूम आपको एसी देता है, एसी इसलिए देता है कि हर बार फेज डिफरेंस हो रहा है 180 डिग्री का। दूसरी चीज़ क्या है कि ये डीसी जब दे रहा होता है, करंट दे रहा होता है, फिर तुरंत क्या चेंज होता है, फिर करंट चेंज होता है। चेंज होने का मतलब क्या है, 180 दिया, फिर 180 दिया, फिर 180 दिया, फिर 180 दिया, और ये कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन क्या होता है, इसमें हल्का फुल्का रेडिएशन से लॉस होता है, कुछ कैपेसिटिव लॉस होता है, कुछ इंडक्टिव लॉस होता है, रेजिस्टिव लॉस जिसको बोलते हैं। उसमें लॉस होने की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या डैम्प ऑसिलेटर कहलाता है। तो डैम्प ऑसिलेटर क्या होता है, जिसको अलग से एनर्जी देना पड़ता है, अलग से एनर्जी देने के लिए कुछ ना कुछ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी को अलग जैसे जैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे डैम्प ऑसिलेटर, उसके तो डैम्प ऑसिलेटर का 6 पार्ट होता है, 6 तरह के होते हैं, मैक्सिमम बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम 6 पढ़ेंगे, ठीक है। एक ट्यून्ड एम्पलीफायर, ट्यून्ड ऑसिलेटर हो गया, कॉलपिट हो गया, हार्टली हो गया, वेन ब्रिज हो गए, और उसके बाद क्या करते हैं, वेन ब्रिज के बाद हो गए क्रिस्टल ऑसिलेटर हो गए, और एक और भाई साहब है, उनका नाम अभी मेरे को, वेन ब्रिज के बाद हार्टली हो गए, कॉलपिट हो गए, क्या सब बोलते हैं, एक है, एक और है, मैं भूल रहा हूँ, 5th पार्ट उनका नाम है, ठीक है। तो टैंक सर्किट हो गया फ्रेंड्स।
ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी क्या होता है, ऐसे ही क्या होता है कि हमारा जनरेट होता है एसी टाइम सर्किट से, कैपेसिटर हमारा एसी जनरेट करता है, ये बताया फिगर बना के, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि अनडैम्प क्या मतलब, अनडैम्प ऑसिलेटर फ्रॉम टाइम सर्किट। अब इससे कैसे हम अनडैम्प ऑसिलेटर बना सकते हैं, क्योंकि तो डैम्प है। अब इसको अनडैम्प बनाने के क्या क्या प्रॉपर्टीज, उसमें क्या क्या लगाएंगे इक्विपमेंट, उस इक्विपमेंट को भी हम थोरली बारीकी से देखते हैं। फ्रेंड्स देखो अनडैम्प ऑसिलेटर कैसे काम कर रहा होता है, थ्योरी बस बता दे रहा हूँ, ठीक है, फिगर बना के। मान लो ये लॉसेज जो हो रहे होंगे उस लॉसेज को कंपनसेट करेगा। मान लो कि ये जो वोल्टेज ई है वो ई की वैल्यू क्या दी हुई है 100, ई की वैल्यू क्या दी हुई है 100, लेकिन हर साइकिल में वो क्या हो रहा है, कंपनसेट कितना कितना घट रहा है 5, मान लो 100 वोल्ट है और हर साइकिल में 5 वोल्ट एनर्जी लॉस हो जा रहा है रेडिएशन, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लॉसेस की वजह से। तो हर साइकिल में 5 वोल्ट क्या हो रहा है कि कम लॉस मतलब हो जा रहा है, तो आउटपुट कितना मिलेगा 95। तो हर साइकिल के लास्ट में, हर साइकिल के बाद हमको 5 वोल्ट इसमें इनपुट देना होगा, यानी अब वोल्टेज 100 वोल्ट था, यानी हर साइकिल पे हमको मालूम कि जो 5 वोल्ट लॉस ले रहा है, तो हर साइकिल पे हमको 105 वोल्ट देना होगा। हर साइकिल पे तो हमको 105 वोल्ट देना होगा। 105 वोल्ट देंगे, 5 वोल्ट जो है कि वो लॉसेज ले लेगा और बाकी 100 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा। और ऐसे ही हमारा थ्योरी था, इसको कैसे बनाएंगे अभी हम देखते हैं, ठीक है। नियरली 100% नहीं, लेकिन नियरली जो होता है 95% तक हमको ऑसिलेटर पे वो जो होता है कॉन्स्टेंट अनडैम्प जो है कि ऑसिलेटर या आप वेव मिल जाता है, जो फ्रिक्वेंसी होता है वो मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा अनडैम्प सर्किट। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो पहले पॉजिटिव फीडबैक, मैंने कब से पिछले चैप्टर से बोल रहा हूँ पॉजिटिव फीडबैक स्टार्टिंग में बोला पॉजिटिव फीडबैक, तो ये उसके बाद में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक फिगर देख लीजिए, फिगर दिख रहा है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर ऑसिलेटर। एम्पलीफायर जो पॉजिटिव फीडबैक है ऑसिलेटर कैसे बन जाता है, हमने सिग्नल दिया यहाँ पे, सिग्नल देने के बाद क्या हुआ, एम्पलीफायर यहाँ लगा, उसको एम्पलीफाई कर दिया और उसका जो है कि पोलैरिटी या फेज शिफ्ट कर दिया, फेज आउट कर दिया कितना पे 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से कैपेसिटर, यहाँ पे एक सर्किट लगाते हैं, इसको बोलते हैं फीडबैक नेटवर्क। इसका कुछ पार्ट जो है कि मैक्सिमम आउटपुट नहीं करते, इसका कुछ पार्ट जो होता है फिर से हम इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है। और किस फॉर्म में दे रहे होते हैं, जिस फेज में सिग्नल होता है उसी फेज में हम क्या होता है फीडबैक से उस पर इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव सेम फेज में दे रहे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ताकि इसके जो है इसमें जो लॉस हुआ है उस लॉस को ये जो है कि ऐड करके इसके लॉस को कंपनसेट कर दे। कंपनसेट करने से क्या होगा कि जो आउटपुट हमारा कांस्टेंट आउटपुट मिले। कहने का मतलब क्या है, अगर 100 वोल्ट दे रहा है, इसको भी चाहिए 100 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट का लॉस हो रहा है, तो ये 5 वोल्ट उसको एक्स्ट्रा देगा तो 105 वोल्ट हो जाएगा। फिर 5 वोल्ट यहाँ लॉस होगा, यहाँ पे 100 मिल जाएगा। और हर राउंड में इसको क्या 5 वोल्ट देता रहेगा, ठीक है, क्योंकि हर राउंड में इसको लॉस हो रहा है तो इसको कांस्टेंट आउटपुट हमें मिल जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला सिग्नल का फेज और इस वाला सिग्नल का फेज में डिफरेंस कितना 180 डिग्री है। इस वाले फेज और इस वाले फेज में 180 डिग्री है, 180 और 180 दोनों में 360, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या 360 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 360 डिग्री फेज डिफरेंस मतलब जीरो फेज डिफरेंस, फेज सीक्वेंस जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे जो हम लगाते हैं नेटवर्क क्या होता है, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। इसी तीनों तो कुछ कभी CL लगाएंगे, कभी RL लगाएंगे, कभी RC लगाएंगे या कभी तीनों लगाएंगे। उससे क्या होता है, जैसे ही C लगाएंगे C से हमारा फेज शिफ्ट हो जाएगा और L से भी हमारा फेज शिफ्ट 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जैसा काम करेगा, ट्रांसफार्मर जानते ही आप 80 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, तो इसमें फेज शिफ्ट हो जाएगा। और फेज शिफ्ट होने से फिर क्या होगा फ्रेंड, ये यहाँ से फिर ये इसकी वजह से इसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाता है, इसकी वजह से इससे इसका फेज शिफ्ट 180 डिग्री रहता है इसके कारण, और ये दोनों सेम फेज में रहता है, दोनों ऐड हो जाता है और इसके इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। एज ए एग्जांपल मैंने समझाया, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि अब क्या हो, जैसे ही पहले फीडबैक इसको सब सिग्नल तभी देते हैं ऑसिलेटर को जब ये ट्रिगर करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही स्टार्ट हो गया, जैसे ही फीडबैक जाने लगा, इसको हम सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, सिग्नल को अब नहीं देते हैं। अब कोई सिग्नल हम नहीं देते हैं, यानी नो सिग्नल इनपुट, नो एनी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल इज नीडेड। अब इसमें इनपुट एक्सटर्नल सिग्नल नहीं है। अब यही जो है कि इसको क्या करेगा कि आउटपुट देगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब क्या है कि अब ये इसको सिग्नल देगा और वो उसको एम्पलीफाई करेगा, फिर उसको सिग्नल एम्पलीफाई करेगा, सिग्नल देगा एम्पलीफाई करेगा, सिग्नल देगा एम्पलीफाई करेगा। ये सिग्नल कैसे देता है,
इसको डीसी से, इस वाले को डीसी से जोड़ते हैं, बीसी से जोड़ते हैं, बीसीसी बैटरी से जो जोड़ते हैं, तो यहाँ बैटरी से जोड़ते हैं तो सिग्नल लेता है, सिग्नल लेता है, ठीक सिग्नल लेता है, ठीक है। उसी डीसी को ऐसे बना के वेब पे, तो इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैरियर वेव में करते हैं, जो कंटिन्यू आपके फ़ोन से कनेक्ट रहता है, कैरियर वेव, ठीक है। मॉडर्न में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जब मॉडर्न लगाते हैं कंप्यूटर में नेट चलाने के लिए, ठीक है, इसी का यूज़ करते हैं। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। वायरलेस जो भी होता है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एसेंशियल पार्ट्स जो है ऑसिलेटर के वो पढ़ लेते हैं। सबसे एसेंशियल पार्ट क्या हमारा है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है। सॉरी, हम सबसे एम्पलीफायर का हमारा टैंक सर्किट है। टैंक सर्किट जो हमारा होता है, जो उसको क्या करता है, फीड करता है, जो इसके अंदर होता है, कभी इससे बाहर हो जाता है। आइए उसको डिस्कस करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला था पॉजिटिव फीडबैक में, फॉर्मूला में मैंने स्टार्टिंग बताया था, AVF = क्या होता है, AB 1 - MVAB। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, मैं बताया आज इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, इसके बारे में नहीं बताया था। ये जो MV और AB की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 के आसपास होती है। हम आइडिया में 1 होती है, लेकिन जब हम बनाते हैं तो 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ये M1V1 AU के बराबर होता है, इसको बोलते हैं क्या, बारकॉसिन क्राइटेरिया, बारकॉसिन क्राइटेरिया, ठीक है। बारकॉसिन क्राइटेरिया इसी को बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या कोशिश करते हैं हम कि जो लॉसेज है 1 के बराबर हो, 1 के बराबर होने से क्या होगा, 1 और 1 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/0, यानी किसी भी वैल्यू का अपॉन में 0 मतलब इन्फिनाइट, यानी इन्फिनाइट हो जाएगा ये, इसका जो आउटपुट है इन्फिनाइट हो जाएगा, गेन जो है इन्फिनाइट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो रियली में आइडियली हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, जनरली क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। इसी को बोलते हैं क्या, बारकॉसिन क्राइटेरिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं क्या, बारकॉसिन क्राइटेरिया। समझ में आया? ये विदाउट फीडबैक है, ये फीडबैक के साथ है, सब कुछ तो बताया हुआ है इसके पहले चैप्टर। फ्रेंड्स उसी को एग्जांपल जैसे ये हमारा आउटपुट फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। बारकॉसिन फार्मूला जो होता है इसके बराबर होता है, तो हमारा ये क्या होता है, इन्फिनाइट हो जाता है। इन्फिनाइट होने का मतलब एक ये आइडियल केस लेके चल रहे हैं, उसमें जो लॉस नहीं होता, उस केस में क्या होता है, तो हमने सिग्नल दे चुका है, ट्रिगर करवा के, सिग्नल ट्रिगर मतलब एक बार स्टार्ट करवा के उसको ऑफ कर दिया है, ठीक है। अगर हमने इनपुट स्टार्टिंग में दिया था 0.1 वोल्ट पीक, तो हमको आउटपुट मिला था 10 वोल्ट। तो फिर से हमने सिग्नल जब हटा लिया, तो फिर से हमने जो पीक जो फीडबैक दिया, फीडबैक वोल्ट क्या दिया, 0.1 वोल्ट दिया। 0.1 वोल्ट जैसे ही पीक देते हैं, वो इनपुट का काम कर रहा होता है, फिर हमको आउटपुट मिल रहा होता है उतना ही, ठीक 10 वोल्ट। फिर से वो हम उसी 10 वोल्ट में से 0.1 वोल्ट क्या होता है, फिर से हम फीडबैक करते हैं, फीड करते हैं, और फीड करने के बाद फिर वही प्रोसेस बार बार चलता है। ये हमने 2 साइकिल कर लिया है, और फिर 3, 4, 5 ऐसे लाखों साइकिल तक चलते रहता है, ठीक है। बात समझ में आया? अब ये आप देखो, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 0.1 है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, 0 से 0 गया, 1 से पॉइंट खत्म हो गया, यानी क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इन दोनों प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, यहाँ पे दिखा गया, तो इसे बोलते हैं बारकॉसिन क्राइटेरिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए आपको मैंने बता दिया, ठीक। अब हम ये इसके बाद एक एसेंशियल पार्ट्स पढ़ेंगे, इसमें एम्पलीफायर के बारे में, ऑसिलेटर के बारे में, और टैंक सर्किट के बारे में। तो अभी मैं बता देता हूँ, फिगर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और टैंक सर्किट क्या करता है, टैंक सर्किट करता है अनडैम्प ऑसिलेटर को प्रोड्यूस करता है, अनडैम्प ऑसिलेशन का काम करता है, ठीक है, हो गया। अब एम्पलीफायर क्या करता है, जो भी हम सर्किट, जो भी सिग्नल दे रहे होते हैं उसको एम्पलीफाई करता है। फीडबैक सर्किट क्या होता है, जो भी उसका कुछ पार्ट होता है, जो कुछ पोर्शन होता है, जो वापस से फीड कर रहा होता है इन सेम फेज, इसी को क्या बोलते हैं, फीडबैक सर्किट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक फिगर एग्जाम बुक में दिया हुआ है, आप चाहो तो मैं यहाँ बना देता हूँ, आप देख लो, मैं बना देता हूँ। देखो ध्यान समझना फ्रेंड्स, एकदम ध्यान समझना क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके में क्या डीसी लगा हुआ है, ठीक है। ये डीसी क्या करता है, इसको एक बार चार्ज कर देता है, ये यहाँ से ऐसे चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद क्या होता है, ये इसको क्या है कि ये एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। ये फ्रिक्वेंसी क्या होता है, इसको मिलता है, एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करने के बाद कुछ पार्ट ले लेता है, फिर इसको जो है कि कुछ पार्ट देता है, ठीक है। फिर इसको इसमें डालता है, फिर वो फ्रिक्वेंसी, फिर हल्का सा एनर्जी इसमें डालता है, और फिर ये एम्पलीफाई करता है, और फिर मतलब इसको और ज़्यादा जनरेट करता है। उसके बाद क्या होता है, काम करता है। ये स्टार्टिंग में लगाते हैं, उसके बाद इसको हटा देते हैं, और फिर काम कर रहे होते हैं। ये हमारा टैंक सर्किट है, जिसको ऑसिलेटरी सर्किट भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एम्पलीफायर, इसको बोलते हैं फीडबैक सर्किट। यह बुक में था देने को, समझाने के लिए मैंने समझा दिया, और उसको इसमें कुछ विशेष है नहीं। एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे क्या, वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर, ठीक है। बहुत तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं, मैं फेज शिफ्ट भूल गया था, ठीक है। फेज शिफ्ट अब धीरे धीरे उसके फिगर को बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं,
बनाते हैं उसमें बारीकियों को थोड़ा हमारा बारीकी तरह नहीं समझे, थोड़ा बारीकियों को समझते हैं उसका फीडबैक नेटवर्क क्या होता है। और हर चीज़ में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इंपॉर्टेंट होता है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होता है 1/2π√LC, ठीक है। ये होता है नॉर्मली रेजोनेंस सर्किट स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है यही होता है, लेकिन अभी आगे चेंज भी होगा, देखते हैं कैसे चेंज होगा। और यही फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, यही फ्रिक्वेंसी क्या है, ये जनरेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। चाहिए देखते हैं 9 वेरियस टाइप ऑफ। अभी हम पढ़ेंगे, अभी मिलता है ट्यून ऑसिलेटर, उसके बाद पढ़ेंगे हार्टली ऑसिलेटर, उसके बाद पढ़ेंगे वेन, कॉलपिट, फेज शिफ्ट और क्रिस्टल। इसके बाद ये चारों 6 को पढ़ के इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। आइए जल्दी भी पढ़ते हैं, क्योंकि आप जितना जल्दी कंप्लीट कर लें कोर्स उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले एग्जाम में भी नेक्स्ट मंथ में हो। फ्रेंड्स ये है आपका ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर। ट्यून ऑसिलेटर और नॉर्मली होता है कलेक्टर, इसलिए होता है कि उसके कलेक्टर जो ट्रांजिस्टर कलेक्टर उसमें हम ट्यून जो है कि जो हम लगाते हैं टैंक सर्किट इसके अंदर लगाते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि इससे करंट गया, ये हो गया, ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया कॉइल का, इससे फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री शिफ्ट होता है। फिर कैपेसिटर से जो 180 डिग्री शिफ्ट होता है, सॉरी इससे 180 डिग्री शिफ्ट होता है, उसके बाद फिर इससे 180 डिग्री शिफ्ट होता है, और फिर वापस से फीडबैक करके इसको मिल जाता है। इसके थ्रू ये कैपेसिटर लगा, डीसी जाएगा ना, एसी जाएगा, तो इसमें डीसी यहाँ से फ्लो होता है, फिर ऐसे कैसे पूरा इसमें क्या फीडबैक सर्किट का काम कर रहा होता है। तो हमारा इसमें फीडबैक सर्किट जो काम कर रहा तो L1 और C1 काम कर रहा होता है, हमारा टैंक सर्किट भी यही है और फीडबैक सर्किट भी यही है, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे सिग्नल एक बार दे दिया फिर हटा दिया, वो उसको गया फेज शिफ्ट 180 डिग्री और इसको मिला 180 डिग्री, फिर इसको मिला, जितना भी मिला इसी के 180 डिग्री फिर मिला और इधर से इधर निकल गया, ठीक है। और जो भी हम लोड लगाते हैं हम यहीं पे लगाते हैं, यहाँ से यहाँ जो भी लोड लेना चाहते हैं यहाँ से लेते हैं, यहाँ से तार निकाल देते हैं, जिससे क्या यहाँ से निकाल, यहाँ पे कुछ नहीं लगाते हैं, यहीं से फिर क्या फ्रिक्वेंसी निकलता है, वेव निकलता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है वो क्या निकलता है, ठीक है। तो एक इंस्ट्रूमेंट से वेव निकलता है, वो वेव इसी से निकलता है, कंटिन्यूस जो कैरियर वेव निकलता है, निकलने लगता है, और उसकी रिजल्ट उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की इक्वल होती है, और वो क्या होती है FR = 1/2π। इन दोनों से निकलती है, तो इन दोनों को ही लेंगे, क्योंकि वो फीडबैक सर्किट का काम भी यही कर रहा है। L1 C1, ठीक है। ये R2 को मैं अंदर कर देता हूँ, ये R2 हमारा L1 C1 सब कुछ सेम है, कुछ भी चीज़ नहीं बदला है, सिर्फ VCC बदल गया है। कलेक्टर सर्किट की जगह ये हमने टैंक सर्किट लगा दिया, और यहाँ पे इंडक्टर्स लगा दिया, इंडक्टर कॉइल लगा दिया, नथिंग इज सेम, ठीक है। नथिंग चेंज, बस थोड़ा सा ये हल्का सा चेंज। इसी को कलेक्टर ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर बोलते हैं। इसी से निकलता है हमारा क्या, यहाँ से हो जाता है, इसी से हमारा निकलता है क्या वेव, जिसको बोलते हैं क्या ऑसिलेटर वेव या फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है FR होती है 1/2π L1 LC, ठीक है। ये हो गया इसका क्या इसको बोलते हैं यूज़, ठीक है। इसमें क्या होता है अच्छा खासा फ्रिक्वेंसी मिल जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती टेम्परेचर से या कोई अदर वेरिएशन से। क्या होता है कि VCC बढ़ जाता है घट जाता है इसकी वजह से, तो इसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है, उतना स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर में। इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी जब जनरेट किया जाता है रेडियो स्टेशन पर, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिगर के बाद फिर देख लीजिए, फिगर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिक्सर आवाज़ को मिक्स करने के लिए, जहाँ पे आदमी गाना भी गा रहा होता है और पीछे डिची जो है कि अदर इंस्ट्रूमेंट का आवाज़ भी आता है, दोनों को मिक्स करके एक ही पे चढ़ा के जब हमको सुनाई देता है रेडियो पे हमें, ठीक है। तो क्या होता है हमारा इसी से काम कर रहा होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं मिक्सर। और उसके बाद क्या करते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर, अभी जो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, कैलकुलेटर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सर्किट को फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके मैंने एप्लीकेशंस को बता दिया, उसके एडवांटेज को बता दिया, उसके डिसएडवांटेज को बता दिया, ठीक है। और हमारा ये क्या है फ्रिक्वेंसी वो है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी का। और फीडबैक फ्रिक्वेंसी में क्या इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होता है ट्यून कलेक्टर एम्पलीफायर और स्पेक्ट्रो ऑसिलेटर, ठीक है। अब इसी के बाद बात करते हैं कॉलपिट ऑसिलेटर। कॉलपिट ऑसिलेटर चलिए बात, ये दूसरे टाइप का सेकंड टाइप का ऑसिलेटर, इसको बोलते हैं कॉलपिट ऑसिलेटर। कॉलपिट ऑसिलेटर साइंटिस्ट नाम है कॉलपिट, उनके नाम पे ऑसिलेटर बना, इसलिए कॉलपिट ऑसिलेटर है। इसका एडवांटेज क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं उसका एप्लीकेशन जो है सेंसर में इस्तेमाल करता है, जनरली टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर कहने का मतलब जो मौसम विभाग इस्तेमाल करता है, जो हम थर्मोमीटर डिजिटल थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ लगाते हैं यहाँ लगाते हैं, उसको उसमें भी ये चीज़ लगी होती है, ठीक है। वो हमारे हार्ट बीट के हार्ट से जो मतलब जितना टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को सेंस करके वो ग्राफ बनाता है और बताता है कि इतना ज़्यादा वो क्या करते हैं उसको इतना टेम्परेचर है, तो वो वेव बनाता है, वेव को हमको पता चल पाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम इसको कॉलपिट ऑसिलेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। सब कुछ वही है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको RC बोलते हैं, ये RF कॉइल है। RF कॉइल
आर एफ कॉइल जो चोक है वो, ठीक है, कॉइल सिंपल सा इंडक्टेंस है। ये जो है ग्राउंड में तो ये चारों आपस में क्या जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये कैपेसिटर है, इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं L, ठीक है। ये ही हमारा मेन क्या C1 C2 से जो फीडबैक सर्किट मिलता है, जो फीडबैक मिलता है यहाँ से जुड़ जाता है और फिर वापस इसको मिल जाता है, ठीक है। इसी से मिलता है, इसी से क्या होता है, इसको यहाँ मिलता है। यहाँ पे इसलिए देते हैं कि ये डीसी देता है, ये डीसी देता है यहाँ जाता है, क्योंकि इसको देंगे तो ये डीसी को जाने नहीं देगा, इसलिए इस वाले तार को इससे जोड़ते हैं, ऐसे जुड़ता है, ये ऐसे जुड़ जाएगा ऐसे, तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, इसको देगा, फिर से यहाँ देगा, इसको देगा, ठीक है। कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, फिर से इसको जो है कि आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिलेगा मतलब ये क्या होगा, ये सर्किट जो है कि ये सर्किट क्या है, फिर से जो है कि वो फ्रिक्वेंसी को इंड्यूस करेगा और फिर ये फीडबैक ये C1 C2 के बीच में सेंटर टैब फीड करता है, फीडबैक सर्किट है, सर्किट टैंक है, जिसका देखिए ये C1 C2 और L तीनों मिलकर क्या सर्किट टैंक बना रहा है, जो कि C1 और C2 के बीच में सेंटर में टैब है, वो सेंटर से क्या होता है, उसको इनपुट मिल रहा होता है, ठीक है, फीडबैक नेटवर्क के लिए, ठीक है। ये इसका है, इसमें क्या फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी स्टेबिलिटी होती है, लेकिन ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती। इसी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में, जो GPS सिस्टम में, वो क्या होता है, वो होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर, इसी पे बेस्ड होता है। उसमें हल्का सा क्या होता है कि यहाँ पे हम क्रिस्टल लगा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस फिगर को अच्छे से समझिएगा। कॉलपिट्स ऑसिलेटर पे बेस्ड होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। तो ये था, इसका फिगर देख सकते हैं आप, इसके सेंटर में और फीडबैक लेते हैं, इसका ये सर्किट टैंक है, और इसका जो रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होता है वो क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट में। तो L और C हमारा सर्किट यहीं से निकल रहा है, तो L को ले लिए, और C1 C2 जो है कि सीरीज में है, C1 C में सीरीज होने का मतलब क्या, CT वहाँ कर देंगे, L और CT सीरीज में होने का मतलब क्या हो गया, CT का मतलब C1 × C2 अपॉन में C1 + C2। कैपेसिटर सीरीज में होता तो पहला जैसा, जिससे रजिस्टर को पहले जोड़ते हैं उसे कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं, तो ये फॉर्मूला CT वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ ऐसे हो गया। हमारा जो फीडबैक नेटवर्क जो होता है, फीडबैक का जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, सॉरी, जो जितना अमाउंट हम इसको फीड कर रहे हैं तो वापस, हाँ, वो जो फ्रैक्शन होता है, आउटपुट फ्रैक्शन में फीडबैक फ्रैक्शन, वो क्या होता है, C1/C2 होता है, ठीक है। एग्जाम में जब भी पूछें तो याद रखिएगा C1/C2 होता है, ठीक है, C1/C2 होता है। अब C1/C2 कैसे होगा, तो इसको कह सकते हैं क्या, MV = X2/X1, ठीक है। कैपेसिटी रिएक्टेंस X2 का अपॉन में कैपेसिटर रिएक्टेंस C2 का, तो सेकेंड रेजिस्टेंस का ऊपर पाए होगा, तो इसी को जब ऊपर हो जाएगा तो C1/C2 हो जाएगा। ये दो फार्मूला आप इसको याद कर लीजिएगा। ये था कॉलपिट ऑसिलेटर, ठीक है। इसके फ्रिक्वेंसीज के बारे में देख लिया, इसके हम जो फीडबैक फ्रैक्शंस के बारे में देख लिया। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, हार्टली ऑसिलेटर, ठीक है। हार्टली ऑसिलेटर डायग्राम बनाएंगे। इसका जो होता है वो स्टेबल होता है, उतना स्टेबल लेकिन वाइड रेंज नहीं होता, लेकिन एक रेंज होता है, ठीक है। जब भी सप्लाई दे रहा है तो 80% 180 डिग्री ये शिफ्ट करता है, और फिर 180 डिग्री यहाँ से 180 डिग्री से यहाँ से यहाँ आया 180 डिग्री, और 180 डिग्री यहाँ आया, दोनों मिलकर 160 डिग्री हो गया, फिर 360 डिग्री फिर यहाँ से जाता है। यानी ये जो है 180 डिग्री शिफ्ट करता है फेस को, 180 डिग्री ट्रांजिस्टर जो है फेस को शिफ्ट करता है, ठीक है। इसका 1 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी क्या है, ये जनरेट कर सकता है, 10 से 1। आप फ्रेंड्स बात करते हैं हार्टली ऑसिलेटर के बारे में। हार्टली ऑसिलेटर का फिगर जो है कि सेम है उसी के जैसा, क्वालिटी जैसा, लेकिन यहाँ पे क्या सिंपल सा एक चेंज इन्होंने किया है। यहाँ पे जो कैपेसिटर था C1 C2, इसके जगह हमने L1 L2 कॉइल लगा दिया है, और जहाँ पे कॉइल था वहाँ पे कैपेसिटर बड़ा सा लगा दिया, ठीक है। और कुछ नहीं है, और यहाँ से वो आउटपुट ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ जो है कि एंटीना लगा दिए जो कि ट्रांसमिट कर रहा है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, या इसका जो है कि स्टेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी की, टेम्परेचर की उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होता, लेकिन उतना कॉलपिट से थोड़ा सा इसकी आउटपुट स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसका जो इनपुट ले रहे होते हैं और फीडबैक के लिए इनपुट ले रहे होते हैं, इसकी सेंटर्स ले रहे होंगे, L1 L2 के बीच जो सेंटर टैग है उससे ले रहे होते हैं, ठीक है। और ये फिर इससे जुड़ा होता है जो इसको इनपुट दे रहा होता है, वही हमारा सर्किट टैंक है इसका, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं रेडियो एम्पलीफायर में, और कॉलपिट का कहाँ यूज़ करते थे, ऑडियो एम्पलीफायर में, ठीक है, ऑडियो रिसीवर्स में, ठीक है। इसका हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, रेडियो रिसीवर में, ठीक है। तो इसका आपका कॉलपिट का ऑडियो में, यहाँ इसका क्या कॉलपिट का क्या टेम्परेचर सेंसिटिव था, और ये जो है हमारा हार्टली, ये इसका हम रेडियो रिसीवर में यूज़ करते हैं, रेडियो रिसीवर में इसका एप्लीकेशन है, रेडियो रिसीवर में, ठीक है, क्योंकि इसका रेंज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है, कॉलपीट से ज़्यादा वाइड रेंज होता है। इसका वाइड रेंज क्या होता है, 10 से लेके 1 मेगा हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, 1 मेगा हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, 1 हर्ट्ज से लेकर 10 मेगा हर्ट्ज से लेकर 1 मेगा, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज होता है, इसलिए हम और रेडियो रिसीवर में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, रेडियो रिसीवर में हार्डली यूज़ करते हैं। इसका जो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होता है 1/2 पाई अंडर रूट में CLT। अब यहाँ पे LT जो है कि सीरीज में तो LT को जोड़ेंगे और LT को सीरीज में, और इसका जो होता है फीडबैक फ्रैक्शन वो क्या होता है, तो वो होता है L2/L1। क्या होता है, L2/L1 होता है। यानी कह सकते हैं कि L2/XL1। ठीक है, वहाँ पे 2XC/XC2/XC1 था, लेकिन वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है L1 के, तो XC के, तो वहाँ पे चेंज हो गया था, L1/L2 हो गया था कि यहाँ पे L2/L1 है, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलो ये हो गया इसकी फ्रिक्वेंसी। LT के वैल्यू निकालते हैं, सॉरी PT हो गया, या LT करना है। LT मतलब सीरीज इन दोनों का टोटल इंडक्टेंस, इसकी SC। ठीक है, तो LT निकालने के लिए क्या होता है, L1 + L2 + 2L। म्यूचुअल इंडक्शन हो, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन, तो उन दोनों को ऐड करते हैं सीरीज में, तो ये वैल्यू आती है। LT वैल्यू वहाँ पर रखेंगे, C की वैल्यू वहाँ रखेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपन रख के, तो हमारा फ्रिक्वेंसी निकल जाएगा, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये था हमारा हार्टली ऑसिलेटर। अब हम जो बात करेंगे, क्या बात करेंगे फ्रेंड्स, वो बात करेंगे फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में। फेज शिफ्ट, अब तक हमने 3 पढ़ा। 3 में कौन कौन सा ऑसिलेटर पढ़ा, पहले पढ़ा हमने ट्यून्ड ऑसिलेटर। ट्यून्ड ऑसिलेटर कहाँ यूज़ करते हैं, रेडियो RF होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी में इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है क्या, कॉलपीट ऑसिलेटर। कॉलपीट ऑसिलेटर कहाँ यूज़ करते हैं, हीट सेंसिटिव में यूज़ करते हैं, जो थर्मामीटर हो गया, ठीक है, क्लॉक हो गया, लेकिन नॉर्मल थर्मामीटर सेंसर में, उसको हीट सेंसर में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो क्या होता है, 1/2 पाई LCT। यहाँ पे क्या, और हार्टली में क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ हम करते हैं, इसका इस्तेमाल रेडियो फ्रिक्वेंसी में कर रहे होते हैं। ठीक है, और ट्यून्ड का मिक्सर में भी हम कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉलपीट का हीट सेंसर में, और हार्टली का काम इस कर रहे होते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो रिसीवर में, क्योंकि इसमें वाइड रेंज होता है 1 से लेके 10 से लेके 1 मेगा हर्ट्ज तक। 1 मेगा हर्ट्ज मतलब 10 लाख हर्ट्ज तक के फ्रिक्वेंसी को यूज़ करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाइड रेंज होने की वजह से इसको हार्टली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेडियो रिसीवर में। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे फेज शिफ्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। फेज शिफ्ट का चलिए फिगर देखते हैं। फेज शिफ्ट और ऑसिलेटर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, उसको प्रिंसिपल्स को जान लेते हैं। स्पेसिफिक प्रिंसिपल क्या है कि जब हम सिग्नल दे रहे होते हैं, जो हम वोल्टेज दे रहे होते हैं VI, वो V' मिल रहा होता है। V' क्यों मिल रहा होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ लैग होती है, कुछ ना कुछ लीडिंग इफेक्ट होता है। लीडिंग इफेक्ट होने का मतलब क्या है, आपको पता है कैपेसिटर रेजिस्टेंस जब होता है तो कैपेसिटर का वोल्टेज लीड करता है रेजिस्टेंस के वोल्टेज से कितना, 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, तो लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी रखी गई है, रेजिस्टेंस वैल्यू कांस्टेंट होगा, 0 होगा, तो ये 90 डिग्री हमेशा 90 डिग्री लीड करेगा। लेकिन इसकी वैल्यू तो बड़ी होगी, इसका रिएक्टेंस, कैपेसिटर रिएक्टेंस की कंपेरेंस की वैल्यू अगर उसके लगभग बड़ी होगी, तो उसका जो डिग्री है और एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा। और हम इसकी वैल्यू इतनी रखते हैं, इसकी वैल्यू इतनी रखते हैं, इसके XC की वैल्यू इतनी रखते हैं और इसके R की वैल्यू इतनी रखते हैं, ताकि हमें जो डिग्री मिले वो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट मिले। जो ये दे रहा है और जो आउटपुट मिल रहा है उसमें 60 डिग्री का अंतर हो। ठीक है, 60 डिग्री का अंतर हो। फेज शिफ्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फेज शिफ्ट का इस्तेमाल 2 कारण से करते हैं। पहला कारण क्या है कि LC सर्किट का हम इस्तेमाल ना करें। LC सर्किट इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि LC सर्किट में क्या होता है, पुअर इनस्टेबिलिटी होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी का दूसरा पुअर इनस्टेबिलिटी होता है, दूसरा क्या बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है वाइड रेंज नहीं होता है, वो जल्दी फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट अनचेंजेबल फ्रिक्वेंसी होता है। इसलिए LC की जगह हम यहाँ पे RC इस्तेमाल करते हैं और इसी RC को बोलते हैं फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए एक फेज शिफ्ट सर्किट बनाते हैं। फेज शिफ्ट सर्किट कैसे बनाते हैं, तो अभी मैंने जो इस कॉन्सेप्ट को समझाया कि एक पार्ट में एक कैपेसिटर लगाए हैं और एक रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है। ऐसे ही 2 और लगा दें कैपेसिटर और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दें, फिर यहाँ कैपेसिटर लगा दें, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लगा दें। ठीक है, सेम वैल्यू का लगा दें। ठीक है,
तो यहाँ पे जो स्टेट फेज के जो यहाँ वोल्टेज है और यहाँ वोल्टेज मिलेगा, वो दोनों का फेज से क्या होगा 60 डिग्री इसकी वजह से, 60 डिग्री इसकी वजह से और 60 डिग्री इसकी वजह से। यानी जो अब हम जो सिग्नल यहाँ दे रहे होंगे ऐसे, वो यहाँ कितना मिल रहा होगा, ऐसे मिल रहा होगा, फेज शिफ्ट 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऐसा सेट करते हैं, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू ऐसा सेट करते हैं कि 60 डिग्री की हमको उसका क्या मिले, हमको क्या उसको बोलते हैं, पावर फैक्टर मिले। पावर फैक्टर समझते हैं ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या, जेड बाई आर। जेड बाई आर सुना है, जेड बाई आर क्या होगा, इसकी वैल्यू उतनी रखनी है ताकि ये जो है कि 90 ना हो, 60 हो, तो उसकी वैल्यू ऐसा सेट करना पड़ता है, इसकी वैल्यू इसमें सेट करनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 60 डिग्री 60 डिग्री मिलकर 180 डिग्री फेज शिफ्ट ये करा देता है, और ट्रांजिस्टर जो 180 डिग्री शिफ्ट वो करा देता है, और ये हमारा फीडबैक सर्किट का काम कर रहा होता है। इस वजह से क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सर्किट शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फेज शिफ्ट सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ दे रहे हैं सिग्नल कोई और उसका मिल रहा है 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जा रहा है, तो इसके लिए फेज शिफ्ट नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसका बेसिक प्रिंसिपल था, क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों इसको लाया जाता है, ये मैंने कारण बताया। इसका कहाँ यूज़ करते हैं, जीपीएस यूनिट या जीपीएस सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर में इस्तेमाल करते हैं, वॉइस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं। देखा होगा इतना बड़ा बोर्ड होता है, उसमें उससे बजाता रहता है, ऑर्केस्ट्रा में देखा होगा, एडवांस जो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें वहीं पे जहाँ बजा वहीं बजा होगा, गिटार की आवाज़ आती है, वहीं बजाता है तो ढोलक की आवाज़ आती है, वहीं बजाता है तो पियानो की आवाज़ आती है, तो वहीं बजाता है तो फिर और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आती है। ठीक है, बैंजो की आवाज़ आती है, क्यों, क्योंकि वो सेट करता जाता है उसके वॉइस को, यानी जो आउटपुट निकल उसकी फ्रिक्वेंसी को सेट करता है। फ्रिक्वेंसी को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। म्यूजिक और जीपीएस के सिस्टम में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, मोस्टली उसी में किया जाता है। ठीक है, तो इसके सर्किट ड्रॉ करते हैं, इसका एडवांटेज देख लिया, क्या क्या लॉसेज होते हैं एलसी और आरसी सर्किट में, इसलिए आरसी सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। आरसी सर्किट को क्या बोलते हैं, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बोलते हैं। ठीक है, इसका फिगर बनाते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ये डायग्राम है, डायग्राम को थोड़ा सा गहन से समझते हैं, डीप में समझते हैं। आइए समझते हैं। हमने यहाँ पर पहले ई नॉट दिया, ई नॉट यहाँ से और यहाँ से सप्लाई किया। ठीक है, सिग्नल दिया, ये सिग्नल जो सिग्नल दिया वो सिग्नल क्या हुआ, एसी था, डीसी था नहीं, तो यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, इसको मिला, कुछ पार्ट यहाँ निकला, कुछ पार्ट यहाँ निकला। ठीक है, ठीक है, एसी था तो यहाँ ये शॉर्ट रेजिस्टेंस था, तो ऐसे निकल गया। जब यहाँ से निकला, जब वो यहाँ पहुँचा देखा दो रास्ते कैसे एक रास्ता से यहाँ, एक रास्ता से यहाँ निकल गया। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि जब यहाँ से नीचे क्यों नहीं, इधर क्या होता था, इधर से इधर इसलिए नहीं आया क्योंकि एसी था। एसी में सिग्नल क्या होता है कि वो जो कैपेसिटर होता है शॉर्ट का काम करता, तो शॉर्ट था, वो सीधा रास्ता था, कोई रास्ते में कोई रुकावट नहीं, सही रास्ते में रुकावट था, इसलिए यहाँ से निकल गया। लेकिन यहाँ जब आया, जब ये इस पॉइंट पे आता है, देखता है कि थोड़ा सा रुकावट यहाँ पे, ज़्यादा रुकावट यहाँ पे है, तो थोड़ा सा यहाँ से निकल जाता है, ज़्यादा यहाँ से निकलता है, थोड़ा बहुत यहाँ से निकल जाते हैं करंट। ठीक है, अब यहाँ फेज शिफ्ट नहीं हुआ, ये जो सिग्नल दिया यहाँ से 180 डिग्री का आउटपुट मिला यहाँ पे। ठीक है, आउटपुट जो मिला 180 डिग्री मिला, यहाँ पे आउटपुट 180 डिग्री मिल गया। ठीक है, लेकिन फिर से ये जो है कि सिग्नल दिया उसका यहाँ जो वापस आ रहा है यहाँ पे 180 डिग्री का आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, या अगर हम ऐसे दिया तो यहाँ पे कैसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है। ठीक है, अब ये फिर ये यहाँ से जब यहाँ से गुजरा तो यही मिला, लेकिन जब यहाँ पहुँची, जब वापस यहाँ से जब ये वहाँ से हो गया, ठीक है, जब ये वापस जब यहाँ से जब सिग्नल जा रहा होता है, जब एसी जा रहा होता है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि ये अब ये जो सिग्नल है, अब सेकंड राउंड में क्या हो जाता है, जब हम सिग्नल हटा लेते हैं, जब फीडबैक करता है, फीड कैसे करता है, ऐसे करता है, जैसे फीड करता है, तो ये जो होता है 180 डिग्री फिर शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारा फीडबैक सर्किट क्या काम करता है, ये हमारा फीडबैक सर्किट काम करता है। यानी 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री यहाँ से 180 डिग्री यहाँ से दोनों मिलकर 60 डिग्री 160 डिग्री का कर देता है। ठीक है, ये ठीक है, नॉर्मली समझने के लिए है और कुछ नहीं, इसका क्वेश्चन नहीं पूछता। इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होता है, वो क्या होता है, उसका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होता है 1/2 RC √6 VBI। ये एग्जाम पूछ देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो C1, C2 और C3 की वैल्यू है वो C यानी नियरली इक्वल होती है, और 1 R2 और R3 की जो वैल्यू होती है वो भी नियरली R की इक्वल होते हैं। आपस में ये तीनों इक्वल होते हैं, आपस में तीनों इक्वल होते हैं, ताकि 360 डिग्री 60 डिग्री फेज शिफ्ट हो सके। ठीक है, यह आपका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला था। ठीक है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने बता दिया, फिर से बताता हूँ। इसका एडवांटेज क्या है, ये वाइड रेंज देता है। ठीक है,
फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी देता है, वाइड रेंज देता है। तीसरा क्या है, इसमें ट्रांसफार्मर हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, जिसमें बल्कि नहीं होता है, ठीक है, और बल्कि नहीं होता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर क्या लो फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं करता, लेकिन लो फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे भी काम करता है, नहीं 10 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी भी जनरेट कर सकता है, लेकिन एल जो कॉइल लगाते हैं वो इस पर नहीं काम कर रहा होता, इसलिए इसको हटा के आर यहाँ पे लगाएं, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज भाई यही है, ठीक है, इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसको जो ट्रिगर करते हैं ना, यहाँ जो ट्रिगर करते हैं तो ट्रिगर करने में फीडबैक देने में थोड़ा समय लगता है, फीडबैक वापस जाता है उसमें समय लगता है, स्लो होता है, स्मॉल फीडबैक होता है, ठीक है, और इसका आउटपुट भी स्मॉल होता है। सेकंड पॉइंट, इसका आउटपुट भी क्या होता है, स्मॉल होता है। ये था इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेन ब्रिज ऑसिलेटर। सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही है वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है, इसके बारे में। और ये फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का जो इस्तेमाल करते हैं हम कहाँ करते हैं आपको बताया था, रेडियो रिसीवर में यूज़ करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं, जीपीएस में इंस्ट्रूमेंट करते हैं, कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, मोबाइल में यूज़ करते हैं, हर जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं वेन ब्रिज ऑसिलेटर। इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो क्या होता है, अगर ई नॉट दे रहे होते हैं स्टार्टिंग में और यहाँ पे जो ई आई मिल रहा होता है, इसी के अकॉर्डिंग इसी के पैरेलल जो आउटपुट मिलता है ई आई जो होता है, इसका होता है ई आई अपॉन में ई नॉट, आउटपुट अपॉन में इनपुट, ठीक है। यह क्या होता है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, फीडबैक फ्रैक्शनल वैल्यू। कभी एग्जाम पूछता है इसलिए बस ये सब याद रखना, ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये है हमारा वेन ब्रिज ऑसिलेटर, सबसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। वेन ब्रिज ऑसिलेटर सब कुछ वही है, यहाँ पे वेन ब्रिज लगा दिया गया तो ये ऑसिलेटर वेन ब्रिज ऑसिलेटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे R1 C1 है, R2 C2 है, लैम्प पे इस्तेमाल किया है, R3 है, R4 है, R6 R5 है, R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9, ठीक है, C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। ट्रांजिस्टर 2 लगा हुआ T1 और T2, ठीक है। इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर क्या है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक दोनों में काम करता है, मतलब ये दोनों इसमें इस्तेमाल होता है। पहला पॉइंट, ये पहला ऐसा ऑसिलेटर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक इस्तेमाल होता है, ठीक। दूसरा, इसमें जो है कि एक लैंप लगाया गया, ये जो एल है, ये जो लैंप का सिंबल है, लैंप लगाएगा। लैंप क्यों लगाएगा, इसके एम्पलीट्यूड को क्या करे, वो कंपनसेट करे। जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, करंट की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो लैंप का क्या है कि वो जलने लगता है, उसकी एनर्जी को ज़्यादा करंट यहीं से कंज्यूम कर लेता है, जिससे कि इंटेंसिटी उसकी सप्रेस होता है, ठीक है। और हमारा जो ये जो सर्किट है R1 C1 C2 R2, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है। क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है, ठीक है। और हमारा T2 जो है ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक का काम करता है। तो यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, वहाँ से नेगेटिव फीडबैक मिलता है, और दोनों मिलकर आपस में क्या करता है, काम करता है, ठीक है। पॉजिटिव जब चाहिए तो पॉजिटिव फीड करता है, जब नेगेटिव वाला चाहिए होता है नेगेटिव वाला फीड कर देता है। कहने का मतलब क्या है, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले पॉजिटिव वाला फीड करता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाला फीड करता है, दोनों फीड कर देते हैं, आपस में क्या होता है, कंपनसेट करते रहते हैं। अगर पॉजिटिव फीडबैक ज़्यादा होगा तो नेगेटिव फीडबैक उसको कंपनसेट करता है, इसकी वैल्यू आपस में स्टेबल होती है। ये हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। सबसे पहले इसका फ्रिक्वेंसी क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। इसका जो रेंज होता है फ्रिक्वेंसी का 10 मेगाहर्ट्ज़ 10 से लेके 1 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है, जो वाइड रेंज है। स्टेबिलिटी बढ़िया होता है, ठीक है। और ये बहुत लो फ्रिक्वेंसी भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी भी प्रोड्यूस कर सकता है और स्टेबल, ठीक है। और इसमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती या इंडक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए इंडक्टर नहीं लगा, ट्रांसफार्मर आ रहा है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज यही है, ठीक है, कि इसको जो है कि स्टार्ट करने के लिए जो है कि, ठीक है, जो इसको स्टार्ट करने का समय लगता है, इसको ट्रिगर करने जो फीडबैक सर्किट है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में, जो इसको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फीडबैक जो है कि सर्किट फीड करता है, वापस से स्मॉल अमाउंट में करता है। दूसरी चीज़ क्या है, पहला स्मॉल अमाउंट में फीड करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो गेन है, इसका जो गिव्स जो आउटपुट, एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले बात, कांस्टेंट जो आउटपुट देता है, इसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। इसका एडवांटेज बता रहा हूँ, द सर्किट वर्क्स क्वाइट ईजिली, सर्किट जो है क्वाइट ईजिली काम कर रहा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, सर्किट जो है क्वाइट ईजिली काम कर रहा होता है। और फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ईजिली चेंज हो जाता है
ठीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इजली चेंज हो जाता है पोटेंशियोमीटर, इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे तो अपने आप इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। और ये होता है इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज फ्रेंड्स यही है कि सर्किट जो है कि दो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है। और ये क्या है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लार्ज कंपोनेंट, ये कंपोनेंट बहुत सारा कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा होगा पोटेंशियोमीटर का, तो इसका ड्रॉबैक है। और दो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहा होगा तो भी ड्रॉबैक है। तीसरा चीज़ क्या है इसका एडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी ना, सब इक्विपमेंट कंपोनेंट लगाने के बाद भी बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी हम क्या इंड्यूस नहीं करते, बस 1 मेगाहर्ट्ज़ तक ही यूज़ करते हैं, जबकि हमको 10 मेगाहर्ट्ज़, 5 मेगाहर्ट्ज़, 20 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है ऑडियो रिसीवर में। ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जीपीएस में, जो जीपीएस लगा होता है, सैटेलाइट लगा होता है, उससे कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, जो सैटेलाइट ऊपर लगा होता है, तो उससे कनेक्ट जीपीएस का सिस्टम जो काम कर रहा होता है हमारा, तो इसी ये जो हमारा क्या है कि इसलिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल नहीं होता है। इसलिए इसके जो क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट वाला जो हम बताए थे वो यूज़ करते हैं। कैसे काम करता है, इसका यूज़ क्या होता है, अननोन फ्रिक्वेंसी, इसको लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। पहली बार इसको लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना कंपोनेंट लगा के कौन भाई करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है। और अननोन कंपोनेंट जैसे R1 की वैल्यू, R3 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, ठीक है, C2 की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू, लैम्प की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है। अब बात करते हैं कैटलिस्ट, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कैसे काम करता है फ्रिक्वेंसी के बारे में। सर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट में R1, R2, C1, C2। ठीक है। तो आपस में मल्टीप्लाई होता है, अंडर रूट मतलब हो जाता है, तो 1/2 पाई अंडर रूट RC कह सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/2 पाई RC। इंसान ये पूछ सकता है, इसको याद रख लीजिएगा, 1/2 पाई RC। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके यूज़ के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे कैटलिस्ट ऑसिलेटर, सॉरी क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में। क्रिस्टल ऑसिलेटर का आइडिया कहाँ से आया, क्रिस्टल ऑसिलेटर का आइडिया कहाँ से आया, तो देखो क्या होता है, चाहे RC हो चाहे RL हो। ठीक है। तो RC चाहे RL हो, दोनों ही ऑसिलेटर हमने देखा RC RL थोड़ा सा बेटर होता है, लेकिन इससे बेटर होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्यों होता है, क्योंकि जब हम जो एक रूल बुक होता है, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स का रूल बुक होता है जो, ठीक है, तो जो रेडियो स्टेशंस होते हैं अलग अलग से, रेड FM हो गया, बजाते रहो, रेडियो मिर्ची हो गया। ठीक है। तो उनका जो होता है ना रेडियो स्टेशन, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है, एक का भी डिफरेंस नहीं होता। एक डिफरेंस नहीं होता मतलब रेड FM है, रेड FM की बात कर रहे हैं, इसका 98.3। ठीक है। और एक होता है बिग FM या रेडियो मिर्ची का क्या होगा 93.5। ठीक है, 93.5। ठीक है। यानी इन दोनों में क्या होता है कि मेरा ये पॉइंट का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं। ठीक है। ये इतने का डिफरेंस होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेगाहर्ट्ज़ में होते हैं, दोनों मेगाहर्ट्ज़ में होते हैं, 98.3 मेगाहर्ट्ज़, 93.5 मेगाहर्ट्ज़। तो इन दोनों का स्टेशन जो होता है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि 98 है तो 100 के बाद होगा या 80 के बाद होगा, नहीं, जितने आप स्टेशन देखोगे वो 90 और 100 के बीच में ही होते हैं। 90 हर्ट्ज़, 91 हर्ट्ज़ से लेके 100 हर्ट्ज़ के बीच में ही होते हैं मैक्सिमम स्टेशन। एक आध दो जो होता है जो 100 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होता है। ठीक है। विद्या भारती हो गया और 2 होते हैं, एक ही 2 है, लेकिन जो होते हैं 90 से लेके 100 के बीच में, हर्ट्ज़ के बीच में होते हैं। ठीक है। तो इनकी जो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो हल्का सा भी टेम्परेचर वेरिएशन इसमें आ जाएगा ट्रांजिस्टर लगने से। हल्का सा टेम्परेचर वेरिएशन आने से क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ये हो सकता है कि दूसरे से सबमर्ज हो जाए, सबमर्ज होकर उसकी रेड FM पे जो एक रेडियो मिर्ची सुनाई दे, रेडियो मिर्ची रेड FM सुनाई दे, हो सकता है। ठीक है। तो इसमें तो 0.02% तक का टॉलरेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी इससे ज़्यादा ऊपर नीचे फ्रिक्वेंसी में नहीं होना चाहिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। 0.02 फ्रिक्वेंसी होता है, परसेंट होता है। ठीक है। इससे ज़्यादा अगर होगा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सब में क्या होता है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से टॉलरेंस ऊपर नीचे होता है, इसलिए इन दोनों को इस्तेमाल नहीं करते हैं हाई सेंसिटिव जगह पे। ठीक है। इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसको यूज़ नहीं करके क्या हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बड़े सुपर कंप्यूटर हो गया, पोर्ट मौसम विभाग हो गया, सैटेलाइट जो बेचते हैं, तो उसमें इसमें इस्तेमाल नहीं करते, उसमें RC करना यूज़ करते हैं, RL यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, उसमें कैटलिस्ट ऑसिलेटर यूज़ करते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर।
ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर का इस्तेमाल कर क्रिस्टल ऑसिलेटर में क्या होता है 0.1% क्या 0.1% का वेरिएशन चेंजेस होता है, यानी नियरली एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को क्या करता है काम करता है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या कैसे काम करता है ये मैंने बताया। देखिए क्या होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर में क्रिस्टल देखते हैं। क्रिस्टल क्या होता है कि एक हेक्सागोनल शेप होता है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है, ये हेक्सागोनल हो गया, हेक्सागोनल शेप होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि क्रिस्टल जो होता है तीन तरह मोस्टली बहुत सारे होते हैं लेकिन मिनिमम तीन होता है। एक होता है टोरेमाइन, टोरालामाइन, टोरालाइन, टोरालाइन होता है पहला जो होता है केमिकल या एलिमेंट टोरालामाइन होता है। दूसरा होता है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है रॉसली सॉल्ट होता है, रॉसली सॉल्ट। इसका फिगर मैं दिखा दूंगा, ठीक है। टोरलामाइन हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, रॉसली सॉल्ट हो गया। तो ये जो है उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिलता है, ये भी उतना ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, लेकिन ये फिर इसको इम्प्योर से प्योर करने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस लग जाता है, इससे बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है क्वार्ट्ज होता है, जो सबसे सस्ता भी होता है, बहुत ज़्यादा मिल रेडियली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एंडोमेंट में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक, और सस्ता भी होता है, इसलिए हम क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। और क्वार्ट्ज के इस्तेमाल कोई क्रिस्टल बोलते हैं, क्वार्ट्ज को हेक्सागोनल में काट देते हैं तो उसको बोलते हैं क्या क्वार्ट्ज, ठीक है। उसके काटने के प्रोसेस से उसकी फ्रिक्वेंसी डिपेंड होती है, जैसे काटेंगे उसको वैसा ही उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे काट रहे हैं, वाई एक्सिस पे काट रहे हैं या फिर जेड एक्सिस पे काट रहे हैं, ठीक है। तो इसकी एक्सिस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर इसको होते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ में सप्लाई दे रहे होते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होने लगता है, ठीक है। किसी चीज़ में सप्लाई जब उसमें वाइब्रेशन होने लगता है तो इसको बोलते हैं क्या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या फिर जब उसको किसी मैकेनिकल जगह पर रख देते हैं जहाँ पर उसको वाइब्रेशन फील होता है, तो वाइब्रेशन से क्या होता है ना, तो उसमें बिजली पैदा हो जाती है, तो बिजली किसी तार के थ्रू हम ले सकते हैं। क्वार्ट्ज में ये जो है कि इसका फायदा है, ठीक है। आइए इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ते हैं, फिगर देखते हैं और फिर इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। फ्रेंड्स ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल का फिगर देख रहे हैं आप लोग, इसका फ्रंट हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया, ये टॉप हो गया, फ्रंट हो गया, ये इसका बॉटम हो गया, साइड हो गया और बैक हो गया, ठीक है। ये 3D फिगर मैंने बनाया है। इस वाले पोर्शन को जो बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, कि मान वो खड़ा है, वो खड़ा है, ठीक है। तो एक बीचों बीच से निकलेगा जो उसको घुमाएगा, रोटेट कर सकता है, ठीक है। रोटेट कर सकता है कि हम उसको देख सकते हैं कि किधर से साइड व्यू के साइड व्यू नहीं है, ठीक है। तो उसको इसमें रोटेट कर दिया कि ये वाला इधर आ जाएगा, इसे घूमता जाएगा, उसको बोलते हैं क्या जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को बोलते हैं ऑप्टिकल व्यू, ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस करने का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके उसमें बिजली क्रॉस हो जाए उसको हम देख सकें आपको, उसको बोलते हैं उसको ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। और ये ऐसे हो गया, अब एक एक्सिस ऐसा है, एक एक्सिस ऐसे होगा, उसमें एक एक्सिस ऐसे होगा और एक एक्सिस आपकी तरफ होगा। जो आपकी तरफ होगा उसको बोलेंगे वाई एक्सिस और जो ऐसे होगा उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। तो ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रिकल एक्सिस होता है, इसमें से तार निकला होता है यहाँ से यहाँ, ठीक है। यहाँ से ऐसे और ऐसे तार निकला होता है, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, उसका इलेक्ट्रिकल एक्सिस, एक्स एक्सिस बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सिस बोलते हैं। तो वहाँ से इसको वाइब्रेट कराइए, ठीक है, वाइब्रेट कराइए और यहाँ तार को बैटरी तार को बल्ब से जोड़ दीजिए, वो जलेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सिस या एक्स एक्सिस, ठीक है। ये बोलते हैं वाई एक्सिस, ऐसे वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं। कहीं लगा दिए, कहीं जनरेटर पर चल रहा है, आटा चक्की चल रहा है, उसमें लगा दीजिए, दूसरे से वाइब्रेट करेगा, जैसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो क्या होगा कि इसका इसमें जो है कि एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो एनर्जी क्या होगा तार के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब क्रिस्टल को मैकेनिकल स्ट्रेस में, मैकेनिकल स्ट्रेन में या किसी दबाव प्रेशर में रखते हैं, वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कोई इसको वाइब्रेशन फील होता है, वाइब्रेशन जिसमें करंट फ्लो होने लगता है, करंट प्रोड्यूस होने लगता है, करंट जनरेट होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जिस क्रिस्टल में होता है उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ठीक है। तो जैसे क्वार्ट्ज हो गया, टोरमाइन हो गया और रॉसली सॉल्ट हो गया, तीन चीज़ होते हैं, ठीक है। वैसे और होता है कि बेसिकली तीनों में प्रॉपर्टी पाया जाता है, लेकिन रॉसली सॉल्ट बहुत महंगा होता है और रिफाइन करने में प्रॉब्लम होती है। और जो है कि टोरमाइन होता है बहुत ज़्यादा कम मात्रा में मिलता है, उसको लाने में कितना सब महंगा पड़ सकता है। ऐसे क्वार्ट्ज होता है सस्ता भी होता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, रिफाइन करने का खर्चा नहीं होता है, इसको हम यूज़ करते हैं। इकोनॉमिकली वो अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा ट्रेडिली पाया भी जाता है, ठीक है। तो हम जो इसको इस्तेमाल करते हैं उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि कट कैसे लगा रहे हैं, कट कैसे लगा रहे हैं, बात समझ में, कट कैसे लगा रहे हैं कहने का मतलब, या हम उसको ऐसे काट रहे हैं या उसको हम ऐसे काट रहे हैं, बात समझ में, या हम उसको ऐसे काट रहे हैं या हम उसको ऐसे काट रहे हैं। अगर ऐसे काट रहे हैं
अगर ऐसे काटे तो दो तो गोला गोला हो जाएगा, ऐसे काटने वाला को बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कट। और ऐसे जब काटते तो बोलते हैं क्या, ये ऐसे नहीं, इसको काट देते हैं, फिर ऐसे काट देते हैं, इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, कट के अकॉर्डिंग उसकी के की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका थिकनेस कितना होता है, इसकी कितनी थिकनेस होती है, उस पर जो उन दोनों को सॉल्व करते हैं तो फ्रिक्वेंसी निकल जाता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो निकलता है। ठीक, थिकनेस जितनी कम होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी निकलेगा, लेकिन क्वार्ट्ज वाइब्रेशन करेगा, वाइब्रेट करेगा, ज़्यादा थिक, जितना थिन होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा, लेकिन ज़्यादा थिन होने से क्या टूट जाएगा, इसलिए उसको क्या थिकनेस कांस्टेंट रखते हैं, उतना ज़्यादा पतला नहीं करते, इसे टूटे ना, ताकि फ्रिक्वेंसी भी कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू को कट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का फ्रिक्वेंसी डिसाइड यही होता है। ठीक है, अब इसके ये का वाइब्रेशन से हो गया। अब इसके फिगर को देखते हैं, बेसिक प्रिंसिपल को, उसके बाद इसका फिगर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो क्रिस्टल हमने लगा दिया, एक प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। नॉर्मली जो प्लेट के बीच में क्रिस्टल लगा दिया और सप्लाई दे रहे हैं। मान लो सप्लाई इतना ज़्यादा दे रहे हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी जो है कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी जितना इसका फ्रिक्वेंसी होना चाहिए क्वार्ट्ज का, उतनी फ्रिक्वेंसी पहुँच जाता है तो उसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। उस फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा, उस फ्रिक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बढ़ने का फॉर्मूला होता है k/t। ठीक है, तो उसका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो आउटपुट होता है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, कांस्टेंट बनाए रखने के लिए इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल ओवन या वैक्यूम में रख देते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर का कोई भी वेरिएशन ना हो पाए। ठीक है, जिससे टीवी और ऑडियो और टेलीविज़न ट्रांसमीटर में इसको इस्तेमाल करते हैं, रेडियो और टीवी ट्रांसमीटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेडियो टीवी टेलीविजन ट्रांसमीटर में इसको एक वैक्यूम ओवन में रखते हैं, ताकि इसको टेम्परेचर से इसको इफेक्ट ना हो, जिसकी वजह से कांस्टेंट का ये अपना रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होता है k/t दे सके। ठीक है, ये इसका बेसिक फिगर होता है, इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अगर इसी को हम जो इक्विवेलेंट सर्किट इसका ड्रॉ करें तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे होता है। ये हमारा कैटलिस्ट क्रिस्टल, कैटलिस्ट समझते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री में, जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है। ठीक है, इनसाइड अवर बॉडी इज एंजाइम हमारे बॉडी मतलब जो भी हमारे डाइजेशन का जो हमारे केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है उसको फास्ट करता है। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर। इसी का इक्विवेलेंट अगर सर्किट बनाए तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, कैपेसिटर लगा देते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ पे इंडक्टेंस लगा देते हैं, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाता है। ठीक है, ये R हो गया, L हो गया, C हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, ये C1 हो जाएगा, ये C हो जाएगा। ठीक है, ये कैपेसिटर, ये जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये होता है। ठीक है, इसको जब देखें कितना वाइब्रेशन करता है तो उतना ही वाइब्रेशन करता है जितना कि इतना 3 इक्विपमेंट लगा, उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा रहे हैं, तो जितना ही इक्विपमेंट वाइब्रेट करेगा उतना ही इक्विपमेंट वाइब्रेट करेगा। लेकिन इस सब की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, डायरेक्ट क्वार्ट्ज को लीजिए, प्लेट के बीच में रखिए, करंट दीजिए, वाइब्रेशन शुरू, इस सब की जरूरतें नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो ऐसे फिगर को बनाते हैं और देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका फिगर है, यहाँ पे कैटलिस्ट लगा, क्रिस्टल लगा दिए हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर के साथ ट्रांजिस्टर क्रिस्टल और ऑसिलेटर हो गया है। ठीक है, सब कुछ वही है। एक कॉलपिट वाला जो डायग्राम था आपका कॉलपिट ऑसिलेटर का, वो याद होगा, कॉलपिट ऑसिलेटर में सब कुछ यहाँ पे इंडक्टर लगा था, इंडक्टर को हटा के यहाँ पे कैटलिस्ट लगा दिया गया है, कॉइल जगह इसको कैटलिस्ट लगा दिया गया, क्रिस्टल लगा दिया सॉरी, और वहाँ से आउटपुट लिया जा रहा है। ठीक है, वहाँ से आउटपुट लिया जा रहा है। तो एक बात बताओ मेरे को, इसका जो फीडबैक है वो फीडबैक यहाँ से काम कर रहा होता है सेंटर के बीच से, और ये तीनों मिलकर फीडबैक का काम कर रहा होता है, फीडबैक सर्किट का। यार एक हमारा ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसका जो एडवांटेज है कांस्टेंट जो देता है और फ्रिक्वेंसी देता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा देता है और टेम्परेचर से वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है। दूसरी चीज़ इसका जो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का इंड्यूस करता है, जनरेट करता है 25 किलो हर्ट्ज से। ठीक है, 5 मेगाहर्ट्ज, 25 किलो हर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को क्या जनरेट करता है। इसमें दो खूबी है, दो चीज़ें हैं। ये कैटलिस्ट क्या होता है ना, ठीक है, एक तो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो जब इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी फ्रिक्वेंसी कुछ ज़्यादा होगी, और जब
इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा हो तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस अलग अलग होता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अलग अलग होता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये फिगर आपके सामने है, फ्रिक्वेंसी रिस्पांस ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, हमने देखा। ठीक है, देखिए ये हमें पता है इसकी इक्विवेलेंट सर्किट हो जाती है, कभी ये पैरेलल जैसा काम कर रहा होता है, कभी ये सीरीज जैसा काम कर रहा होता है। ठीक है, देखो नॉर्मली जब नॉर्मल काम कर रहा होता है, ठीक है, जब इसकी वैल्यू मतलब ये लो फ्रिक्वेंसीज पे काम कर रहा होता है तो एक्सी पे काम कर रहा होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से एक्सी की वैल्यू ज़्यादा होती है, एक्सी की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ये लो फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा होता है। लो फ्रिक्वेंसी पे क्या हो रहा है, काम कर रहा होता है। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, यानी जब हमारी फ्रिक्वेंसी ये फ्रिक्वेंसी का जब फ्रिक्वेंसी यहाँ था तो एक्सी हमारा देखिए फ्रिक्वेंसी जब यहाँ था हमारा एक्सी ज़्यादा था, यानी जब एक्सी बढ़ा रहे थे, जब एक्सी बढ़ रहा था, जब यानी एक्सी बढ़ रहा था हमारा फ्रिक्वेंसी लो था। ठीक है, हमारा फ्रिक्वेंसी पहले लो था, इसलिए एक्सी बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमने केस नंबर 2 जैसे जैसे हम एक्सी की वैल्यू घटाएं, एक्सी की वैल्यू घटाएं और यहाँ जीरो पे आए, एक्सी की वैल्यू घटाएं और कहाँ पे आ गए फ्रेंड्स, जीरो पे आ गए। एक्चुअली ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ सा बन गया है। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, यस, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। अब ठीक है ना, इस बार बात हम दर्शित कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये समझ में आया बात। जैसे ही हमने एक्सी की वैल्यू को घटाया, एक्सी की वैल्यू घटाया, एक्सी की वैल्यू घटा रहा है, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव, एक्सी की वैल्यू घटा रहा है, एक्सी की वैल्यू घटा रहे हैं, अब वो जीरो पे ले आए। जीरो पे ले आए मतलब ये जो सर्किट था पहले एक्सी इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस जैसा काम कर रहा था, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस सर्किट का बहुत ज़्यादा होने की वजह से लो फ्रिक्वेंसी वहाँ पे हो रही थी, लो फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये, ठीक है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन की बात करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था, जैसे ही ये ज़्यादा वैल्यू था तो फ्रिक्वेंसी क्या था, लो था, लो फ्रिक्वेंसी था, मतलब यहाँ फ्रिक्वेंसी था, वो ये वाला फ्रिक्वेंसी था यहाँ पे। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पे था, ये वाला फ्रिक्वेंसी लाइन है। जब ये एक्सी की वैल्यू यहाँ पे थी तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे था, लेकिन जैसे ही एक्सी की वैल्यू कम कर रहे थे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा था और जीरो CFS मतलब सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बराबर हो गया। कैसे, तो जब एक्सी की वैल्यू घटा रहे थे, एक्सी की वैल्यू घटाने का मतलब कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मतलब एक्सएल की वैल्यू और एक्सी की वैल्यू दोनों आपस में सेम हो जाती है और इसे क्रॉस कर जाती है, मतलब कैंसिल आउट कर जाती है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बच जाता है। उस सीरीज को बोलते हैं रेजोनेंस सीरीज, उसको सीरीज रेजोनेंस सर्किट। जब ये मिलकर सीरीज रेजोनेंस सर्किट का काम कर रहा होता है तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट को एफ एस से जोड़ दिया, तो वहाँ जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं एफ एस, सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। जो होगा सीरीज में जो रेजोनेंस हो जाता है उसमें जो फ्रिक्वेंसी मिलता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, उसको एफ एस से डिनोट किया गया है। यानी जब ये सर्किट ना एक्सी है ना एक्सएल है, सिर्फ और सिर्फ जीरो मतलब सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है, तो एफ एस पे चला गया। यानी एफ एस चला गया मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गया, क्यों, सीरीज फ्रिक्वेंसी है, सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जैसा वो काम कर रहा है। ठीक है, यानी जब हम एक्सी की वैल्यू को घटाएं तो हमारा फ्रिक्वेंसी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी हायर फ्रिक्वेंसी के लिए या हाई फ्रिक्वेंसी के लिए एक्सी की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। क्यों, क्योंकि एक्सएल और एक्सी जो होता है दोनों कैंसिल आउट हो जाता है और ये सीरीज ये रेजिस्टिव सर्किट जैसा काम करता है, उसका इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, इसका इम्पीडेंस मिनिमम होता है, रेजिस्टिव सर्किट का मिनिमम होने की वजह से फ्रिक्वेंसी यहाँ ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक्सी हो जाता है। लेकिन तीसरा पॉइंट, ठीक है, जब इसकी फ्रिक्वेंसी को और बढ़ाते हैं एक्सेल पे ले जाते हैं, तो जब इसकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ाते हैं एक्सेल पे ले जाते हैं तो फिर इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बढ़ने लगती है, और एक्सेल जब बढ़ता है तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, और हायर फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है, एक्सेल का हायर फ्रिक्वेंसी पे क्या काम कर रहा होता है, हायर फ्रिक्वेंसी पे जो होता है ये पैरेलल जैसा काम कर रहा होता है, पैरेलल जैसा। हायर फ्रिक्वेंसी में ये पैरेलल जैसा, एक्सेल की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाती है, ये पैरेलल, ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसको कैंसिल आउट करता है तो ये सी पैरेलल हो जाता है एल के। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक्सेल जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी क्यों होती है, पैरेलल में होने की वजह से। यानी एक्सेल वहाँ पे बहुत कम, एक्सी वहाँ बहुत कम हो जाता है और एक्सेल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होती है पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है। जो यहाँ से एक्सी को घटा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, एक्सी को घटा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है क्योंकि एक्सेल की अमाउंट वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, और पैरेलल होने की वजह से इसका जो रिएक्टिव इम्पीडेंस होता है वो मैक्सिमम होता है
और इसका रिएक्टिव इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। तो धीरे धीरे जैसे ही बच्चों इसको एक्स की वैल्यू कम कर रहे होते हैं, इसका फ्रिक्वेंसी बढ़ जाता है। देखो फ्रिक्वेंसी यहाँ तक आ गई है, पहले फ्रिक्वेंसी यहाँ तक था, ठीक है। तो सीरीज में फ्रिक्वेंसी यहाँ तक होता है, पैरेलल फ्रिक्वेंसी यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ता है पैरेलल में, क्योंकि उसका इम्पीडेंस जो होता है इक्विवेलेंट सर्किट का वो ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और सीरीज में क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ठीक है, तो सीरीज में जो एफ आर की वैल्यू आती है, एफ एस की वैल्यू आती है, वो क्या आती है 1/2 एल सी, 1/2 ऐसे हर्ट्ज में आता है, ठीक है। लेकिन जब थर्ड वाले में, जब पैरेलल वाले में बात करते हैं, तो पैरेलल वाले में क्या आता है फ्रेंड्स, 1/2 एल सी टी। ये सी टी क्या होता है, ये और सी दोनों सी को मिला के होता है, सी एम और सी को मिला के पैरेलल में दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। ये दोनों मिला के, सॉरी, ये दोनों मिला के जो ये काम करता है, दोनों मिला के काम करता है, ठीक है। तो सी टी हो गया। सी टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सी एम इंटू सी टी, सी एम कौन सी हमने, सी एम प्लस सी, ठीक है। आपको दिख तो रहा है ये पैरेलल, लेकिन आप ये तो एक दूसरे पैरेलल दिख रहा है, ये एक दूसरे में को सीरीज में बांधे हुआ है, ये दूसरे को सीरीज में बांधा जो कि इन दोनों के पैरेलल में, ठीक है। तो सीरीज में होने की वजह से ये फॉर्मूला लगाए हैं, और फिर दोनों पैरेलल में काम कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये फिगर जब पैरेलल में होता है, फिगर ऐसे बन जाता है, ठीक है। ये सी एम हो गया और ये सी हो गया, ये वाला सी जो है ये सी एम का ये वाला सी यहाँ हो गया, ये एल हो गया, ये आर हो गया। और पैरेलल सर्किट में हो गया, पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस क्या बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और ये एक्टिव इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई जाता है, इससे फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। ये था इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, इसका ग्राफ था, इसका कंक्लूजन था, ठीक है। एफ एस में क्या होता है, लो फ्रिक्वेंसी होता है, सीरीज में क्या होता है, लो फ्रिक्वेंसी मतलब होता है, और पैरेलल में तो हाई फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है। कैपेसिटिव इंडक्टिव होने की वजह से सीरीज में होता है लो फ्रिक्वेंसी, और इंडक्टिव इम्पीडेंस होने से हाई फ्रिक्वेंसी होता है पैरेलल फ्रिक्वेंसी में, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका होता है क्लोज, ठीक है। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी होता है, इसका जो आउटपुट होता है 25 किलो हर्ट्ज से लेके 5 मेगा हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। इसका क्वालिटी फैक्टर जो होता है काफ़ी स्टेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, 1/R/L/C, क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला पता है ना, 1/R/L/C ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऊपर वाला L है, नीचे वाला C है, ठीक है, L/C, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला का क्वालिटी फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। कंपेयर टू IC सर्किट कंपेयर में अगर ये 10,000 वो 100 है, तो ये 10,000 होता है, 1000 गुना ज़्यादा इससे बड़ा होता है, अच्छा होता है, 110,000 टाइम्स LC से अच्छा होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत फ्रैगली होता है, समय के साथ पिघलने लगता है, ठीक है। लो पावर आउटपुट सर्किट होता है, ज़्यादा पावर आउटपुट सर्किट है, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसका फ्रिक्वेंसी जो है कि एक बार जो सेट हो गया तो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ट्यून एम्पलीफायर ट्यून वाले के बराबर है, उसकी फ्रिक्वेंसी बार बार चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया। ये इसके डिसएडवांटेज और इसके एडवांटेज देख लिए। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल मोस्टली हम करते हैं कहाँ, GPS सिस्टम करते हैं, लैपटॉप में करते हैं, मॉडम्स में करते हैं, कंप्यूटर्स में करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में करते हैं, ठीक है। दीज आर द डिजिटल में करते हैं, मॉडलेटर में करते हैं, अभी लेकिन मॉडल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जल्दी इसका वीडियो लेके आएंगे डिस्कशन का, उसके बाद डिस्कशन के बाद इस चैप्टर को क्लोज किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।